रियल प्रोसेस टू लर्न द आर्ट ऑफ एक्टिंग। अभिनय कला का सहज मार्ग। लेक्चर सीरीज ऑन एक्टिंग बाय ललित सिंह पोखरिया। नमस्कार। अभिनय कला के सहज मार्ग पर आज 52वें पड़ाव में आप सभी सहयात्रियों का हार्दिक स्वागत और अभिवादन। हमने एक बहुत लंबी यात्रा, मतलब लंबी यात्रा नहीं कि 51 एपिसोड हो गए, विषय के अंतर्गत की जो बातें हैं उस संदर्भ में कहूँ तो एक लंबी यात्रा हमने पार कर ली है। आज से समझिए कि अब तक के किए गए सारे काम के आधार पर, बुनियाद के आधार पर अब एक्टिंग के जो का मकान खड़ा किया जाएगा। हालांकि जो 3-4 दिन वही काम हुआ, तो ये समझिए कि जो डीपीसी लेवल है वहाँ तक का काम हुआ है। बुनियाद का काम उससे पहले हुआ। उसके बाद 4-5 दिन हमने जो है, जब से हमने बिना ध्वनि या शब्द के भीतर के भाव या विचार के अभिव्यक्ति पर काम किया था, उसके बाद शब्द, और उसके बाद एक वाक्य को लेकर हमने अभिनय का थोड़ा सा वार्म अप किया, या क्या कहना चाहिए जो मैं कह चुका हूँ पहले। उससे पहले तक बुनियाद बनाई, फिर डीपीसी लेवल तक चीज़ आई। अब इसके ऊपर आगे मकान खड़ा होगा अभिनय का। लेकिन उसमें ये समझिए कि डीपीसी भी पूरी काम आती ही है ना। वो भी मकान का, जितना मकान दिख जाए तो मकान ही होता है, क्योंकि डीपीसी में भी तो वही बात है जो ऊपर है। तो संक्षेप में मैं एक बार अब तक का जो कुछ हुआ उसको एक बार दोहरा दें तो आपका भी तार जो है बन जाएगा, मेंटेन हो जाएगा। सबसे पहले तो हमने इंसान को समझा था। इंसान को समझने के लिए हमने सृष्टि और प्रकृति की बात करी, और उसमें उन तत्वों की बात करी कि जिनकी वजह से मानव मनुष्य है, यानी बाकी और सब जीव धावनी से अलग है। और जिन बातों की वजह से अलग है वो बातें क्या हैं, क्योंकि उन्हीं के दम पर तो इंसान ने सारा कुछ किया है, और उसी सारे कुछ में नाटक भी है। ठीक है, तो अब हम वापस बहुत व्यापक में नहीं जाएंगे। तो उन चीज़ों में हमने क्या पाया, क्या प्राथमिक या परिचयात्मक तत्व पाए? जिज्ञासा, चिंतन शक्ति, विश्लेषण शक्ति, तर्क शक्ति, कल्पना शक्ति, सृजनात्मकता और अभिव्यक्ति। ये मैं इतनी बार कह चुका हूँ कि मेरे कहने से पहले अब आप कहने लगे होंगे, ऐसा हो जाना चाहिए। ठीक है, तो इस पर हमने बहुत खुलासा किया, इसका खूब एहसास किया। ठीक है, फिर हमने नाटक की परिभाषा गढ़ने की कोशिश की, और उसके ज़रिए समझा कि हाँ, नाटक की प्रक्रिया क्या है, क्या होती है। तो उसकी लंबी चर्चा के बाद हमने पाया कि हाँ भाई, ये जो मनुष्य शरीर में 4 जो आयाम हैं, ये 4 ही हमारे अभिनय कला के उपकरण हैं। क्योंकि हर शिल्प या हर कला के कुछ न कुछ उपकरण होते हैं, साधन होते हैं, जिनके दम पर, जिनकी सहायता से उस कला में आगे बढ़ा जाता है, उस कार्य को आगे विकास की ओर ले जाया जाता है। जैसे मैंने कहा था, बढ़ई के औजार, आरी है, बसूली है, छेनी है, ये सारी चीज़ें हैं, रंदा है, तब वो कुछ अपनी कारीगरी दिखाता है। वो बहुत बढ़िया कारीगर हो, बहुत अच्छी जानकारी हो, बहुत ही गजब का शिल्पी हो वो, लेकिन उसके पास औजार ही ठीक ना हो तो बेचारा क्या कर पाएगा। उसी तरीके से डॉक्टर साहब होते हैं। डॉक्टर साहब एक सामान्य चेकअप के लिए, हालांकि आजकल तो हर बात में कुछ ना कुछ बड़ी ऐसी जांच लिख दी जाती है कि 3-4 हज़ार से कम का कुछ बनता नहीं है। लेकिन आम तौर पर थर्मामीटर है, स्टेथोस्कोप है, ब्लड प्रेशर मशीन है, और या फिर कहिए कि इंजेक्शन है, ये सारी चीज़ें, इक्विपमेंट, कैंची है ना। तो ये अगर सही नहीं होंगे तो क्या करेगा, बात आगे बढ़ ही नहीं पाएगी। उसी प्रकार से अभिनेता के लिए जो 4 उपकरण हैं, 2 क्या हैं, 2 बाहरी उपकरण हैं, स्थूल उपकरण, भौतिक उपकरण, वाणी और शरीर है ना, बॉडी, और 2 सूक्ष्म उपकरण हैं, वो है मन और मस्तिष्क।
तो हमने इन चारों पर कितना व्यापक बातचीत की, कितनी तैयारी की बात करी। वाणी और शरीर को लेकर कि चरणबद्ध अभ्यास क्या होंगे उनको अभिनय अनुकूल बनाने के लिए, ठीक है ना। अभी मैं इस पर दोबारा आता हूँ, पहले मन मस्तिष्क की बात कर लूँ। और मन मस्तिष्क को, मन को कल्पनाशील, संवेदनशील, अनुभूति परक, और मस्तिष्क को चिंतनशील, तर्कशील, विश्लेषण कर सकने वाला, कल्पना शक्ति करने वाला, इस तरह बनाने के लिए क्या जीवन में करना चाहिए, इस पर बहुत बड़ी बात करी थी। क्या हमारा स्वभाव होना चाहिए, क्या हमारी प्रवृत्ति होनी चाहिए, और प्रकृति के साथ हमारा कैसा तादात्म्य और अंतर संबंध होना चाहिए, संवेदनात्मक, बहुत बात करी। और वाणी और शरीर को अभिनय परक या अभिनय के लिए कुशल स्थिति में लाने के लिए तो बहुत बात करी। वाणी की हम बात करते हैं, पहले ब्रीदिंग से लेकर हमने काम शुरू किया, क्योंकि ब्रीदिंग के बगैर, यानी श्वास के बगैर तो कुछ है ही नहीं, क्योंकि उसी ब्रीदिंग से ही मानव कंठ के, मानव स्वर यंत्र पर जब आघात होता तो ध्वनि पैदा होती है ना। तो वाचिक यानी जो वाणी का, अभिनेता का जो वाचिक संयंत्र है, यानी वाचिक उपकरण है, उसके सबसे मूल में ब्रीदिंग है। तो ब्रीदिंग के अभ्यास के लिए, फेफड़ों के अभ्यास के लिए बहुत सारी बातें हमने करी। फिर उसके बाद वो स्वर यंत्र, वोकल कॉर्ड्स है ना, उसको अनुकूल बनाने के लिए हमने आपको वॉल्यूम और पिच को लेकर बहुत सारी बातें करी। जो फेफड़ों की जो हवा है, जो श्वास प्रश्वास है, श्वास के जरिए वोकल कॉर्ड्स पर आघात करके अलग अलग मनोदशाओं में अलग अलग वॉल्यूम और अलग अलग पिच पर निकली ध्वनि की क्या महत्ता होती है, इस पर बात करी। तो इसके लिए वोकल कॉर्ड्स को लचीला बनाने की ज़रूरत महसूस करी। उसी संदर्भ में मैंने एक बार कहा था कि भाई एक अभिनेता को 3 प्रकार की फ्लैक्सिबिलिटी जो है अचीव करनी पड़ती है। लचीलापन जिसको हम कहते हैं सरल भाषा में, फ्लैक्सिबिलिटी ऑफ मूड, फ्लैक्सिबिलिटी ऑफ वॉइस एंड फ्लैक्सिबिलिटी ऑफ बॉडी। तो उसी उपक्रम में हमने वॉइस की फ्लैक्सिबिलिटी के लिए हमारे वॉल्यूम और पिच की बात करी, अलग अलग सुरों की बात करी। बॉडी को अपने परक बनाने के लिए उसके लचीलेपन के, उसके जोड़ की अकड़न जकड़न को दूर करने के लिए सरल से और थोड़ा सा व्यापक अभ्यासों की बात करी, है ना। तो ये सारा जब काम हो गया तो हम अभिनय की ओर उन्मुख हुए। तो कुछ दिनों पहले हमने क्या किया था, बिना आवाज़ के केवल चेहरे की भंगिमा से जो हमारे तरह तरह के भाव होते हैं, उन भावों की अलग अलग मनोदशाओं में, अलग अलग मन स्थिति में अलग अलग डिग्री होती है। तो उसका अभ्यास घर पर करने के लिए हमने सुझाव सलाह दी थी। उसके बाद हम एक शब्द पर आए थे कि एक शब्द का भी तरह तरह की मनोदशाओं में कैसे उच्चारण हो सकता है। फिर हम वाक्य पर आ गए थे, वाक्य का किस तरीके से उसमें विविधता लाई जा सकती है। तो यहाँ पर पहुँचकर हमने फिर वो सारे तार तंत्र, उस तंत्र पर पूरा ध्यान दिया था जो एक शब्द एक वाक्य बोलने के पीछे पूरा तंत्र काम करता है। वो क्या तंत्र है, क्या जानना सबसे पहले हमने ज़रूरी समझा कि मानव निजी जीवन में, नैसर्गिक जीवन में जो कुछ भी महसूस करता है, सोचता है, बोलता है या करता है, क्रिया करता है, काम करता है, उस सब के पीछे या तो उसकी इच्छा होती है, या ज़रूरत होती है, या किसी बात की प्रतिक्रिया होती है, किसी बात का प्रभाव होता है। तब हम कुछ महसूस करते हैं, कुछ चिंतन करते हैं, कुछ सोचते हैं, कुछ बोलते हैं और कुछ काम करते हैं। ये हमने बेसिक निकाला था। तो किसी भी चीज़ का अभिनय करने के लिए अगर हमें शब्द या वाक्य बोलना है तो हमने क्या कहा था, तो आखिर जो भी बात हमें कहनी है उसका कथ्य क्या है, मेन आशय क्या, वो एक पैराग्राफ है या एक 3-4 सेंटेंस है या कहिए एक वाक्य है या कहिए एक शब्द है, आखिर उसका मंतव्य क्या है, वो किस देश काल परिस्थिति में है, किस मनोदशा में है, किस वातावरण में है, और उसको कहने वाला जो अभिनेता या पात्र है वो किस भौतिक पृष्ठभूमि का है,
किस सामाजिक पृष्ठभूमि का है और किस मनोवैज्ञानिक पृष्ठभूमि का है। ये सब इतना विश्लेषण करने के बाद, इतनी बड़ी जो है सृजनात्मकता के टेबल पर रखने के बाद तय होता है कि ये हमको कैसे बोलना है, जिसको हमने फार्मूला रूप में कहा था आपसे कि 5 W's और 1 H है ना, कब, कहाँ, क्या, कौन, क्यों। तो ये सब पूछ के उत्तर क्या तब पता चलेगा हाँ कैसे किया जाए। तो कल तक हमने ये सारा जो है जो तंत्र इस्तेमाल करके हमने खुद को कल्टीवेट किया, खुद को खोला, अभिनय के लिए अपनी ट्यूनिंग पैदा करी, डेवलप करी, है ना। अब हम बढ़ रहे हैं आगे। आगे बढ़ना क्या है भाई, अब हमें छोटे छोटे नाट्यांश करने हैं, है ना। इतना सारा हो गया, अब हमने क्या करना है, या तो 4-5 लाइन का एक नाट्यांश बना देना है, या एक पैराग्राफ का, या एक पूरे नाटक में जो किरदार है उसकी बात। तो अब इस मंच पर आप और मैं पूरे नाटक, किसी एक नाटक को लेकर पूरे पात्र की जर्नी तो दिखा नहीं सकते। हम क्या करेंगे, किसी नाटक विशेष से हो या खुद 3-4 लाइनें लिखी हुई हों, उसी पर काम करेंगे और वो योग्यता हासिल करेंगे जो एक पूरे नाटक के किरदार को निभाने के लिए होती है। क्योंकि मैंने एक दिन आपसे कहा था, एक रोटी बनानी हो या 50 रोटी बनानी हो, आटा तो गूंथना ही पड़ेगा और आटा वैसा ही गूंथना पड़ेगा, एक रोटी के लिए भी जैसे कि 50 रोटियों के लिए। ठीक है, आटे की मात्रा कितनी हो, एक रोटी बनानी है अगर, पानी कितना पड़े, किस तरह से उसका मिलान हो, किस तरह से उसे नीचा जाए, और कितनी नमी और कितनी लोचदार लोई बनाई जाए। तो इसमें पूरी थ्योरी तो वही लगेगी, आटा बनाने की, रोटी बनने योग्य आटा बनाने की थ्योरी तो वही होगी ना, सिर्फ मात्रा बदल जाएगी। ठीक है, इसी प्रकार से मान लिया कुम्हार है, कुम्हार बहुत बड़ा कलाकार होता है, उसको 10 कुल्हड़ बनाने हैं या 100 बनाने या 1000 बनाने, मिट्टी की जो तैयारी होगी वो तो 10 कुल्हड़ के लिए भी उतनी ही बारीक, उतनी ही जटिल होगी। सिर्फ 1000 कुल्हड़ बनाने के लिए मिट्टी की मात्रा बड़ी ज़्यादा हो जाएगी। ठीक, बात समझ में आ रही है। इसी तरीके से अभिनय में भी बात लागू होगी, क्योंकि एकदम से पूरा नाटक उठाना व्यवहारिक नहीं है। तो हम क्या करेंगे भाई, 3-4 लाइन का कोई बना लेंगे और उसके आधार पर वो जो पूरी थ्योरी इस्तेमाल होती है वो उस पर भी कर लेंगे। भाई हम स्कूल में पढ़ते आए हैं, गणित वणित में फार्मूले हुआ करते थे, पूरे चैप्टर से पहले एक फार्मूला होता था और फिर उस चैप्टर में करीब 20 क्वेश्चन होते थे। a+b का होल स्क्वायर बराबर a² + b² + 2ab। इसी इक्वेशन को, इस फार्मूले को लेकर न जाने कितने सवाल हम हल करते थे। या ज्योमेट्री में या सॉलिड ज्योमेट्री में त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त की परिधि क्या होती है, फार्मूले होते थे और उस पर तमाम सवाल निकलते थे। बस ये आज तक का जितना हुआ ये वही सब फार्मूला है। उस फार्मूले का अब हमें इस्तेमाल करना है। सवाल छोटा हो चाहे सवाल बड़ा हो, यानी कि चाहे डायलॉग 3-4 लाइन का हो संवाद, या पूरे पात्र हो। ठीक है, लेकिन ये बात आज नहीं शुरू होगी। ये बात शुरू करने से पहले मैं वो महत्वपूर्ण बात बता दूं जिसके बाद बिना जो है कुछ भी करना संभव नहीं है। मैंने याद होगा शुरुआत में आपसे कहा था, ये जो पूरा ब्रह्मांड है, जो कुछ भी एग्जिस्ट करता है, जो कुछ भी अस्तित्व में है, स्थूल या सूक्ष्म, जड़ या चेतन, दृश्य या अदृश्य, प्राकृतिक या मानव निर्मित, वो सब क्या है, समय और स्थान में है। अगर समय ना हो, स्थान ना हो, जगह स्पेस ना हो, टाइम एंड स्पेस हो ही ना, तो कोई चीज फिर कहाँ हो, कब हो ही नहीं सकती ना। क्या कल्पना कर सकते हैं कि कोई स्थान ही नहीं है, स्पेस नहीं। भाई सूर्य भी है तो स्पेस में है ना,
ये चश्मा है मेरा, ये भी तो स्पेस घेर रहा है, ठीक है, जगह घेर रहा है। ये कैमरा है जो इसमें मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ये जगह घेर रहा है। मैं हूँ, मैं जगह घेर रहा हूँ। आप भी यहीं बैठे होंगे, वो जगह घेर रहे होंगे। आपका मकान होगा, वो जगह घेर रहा होगा। हवा है, हवा भी तो जगह घेर रही है। हवा भले दिखाई नहीं पड़ रही, मैंने कहा ना, दृश्य हो चाहे अदृश्य हो, वो जगह घेर रही है। मैं बोल रहा हूँ ध्वनि तरंगे निकल रही, तरंगों के लिए माध्यम चाहिए ना, हवा चाहिए ना, निर्वात नहीं चाहिए। और निर्वात भी है तो वो भी तो जगह है। वैक्यूम जो है वो भी तो जगह है। क्या हो, जरा कल्पना कीजिए, कोई जगह ही नहीं है तो कुछ है? कुछ नहीं है ना। और समय नहीं है, हम सब क्या है, समय में है। कल्पना, ये 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा दिन रात नहीं, समय, काल। बताइए, काल ना हो तो समय नहीं हो तो कल्पना करने में, इसमें सोचने लगे पागल हो जाएंगे। तो जितना भी ग्रह नक्षत्र है, जो कुछ भी है, कीड़े मकोड़े हैं, कोशिका है या अणु है या परमाणु है, वो सब समय और स्थान में है। और नाटक भी समय और स्थान में होता है। स्थान मंच, मंच वो कैसा भी हो, प्रोसीनियम हो, प्रोसीनियम मतलब एक तरफ दर्शक एक तरफ परफॉर्मेंस, थर्स्ट हो 3 तरफ दर्शक एक ही तरफ परफॉर्मेंस, एरिना हो चारों तरफ दर्शक बीच में परफॉर्मेंस। ये तो स्टेज की बात हो गई। कैमरा हो, कैमरे का फ्रेम वो अपने आप में एक स्पेस है, ठीक है, अगर वो स्टैटिक है तो। और कैमरा स्टैटिक है और कैरेक्टर मूव कर रहा है तो वो स्पेस कवर कर रहा है ना, इधर से उधर जा रहा है, किसी जगह में आ जा रहा है ना, तो वो भी तो स्पेस है, ठीक है। अब कैमरे के तो तमाम मूवमेंट होते हैं। एक्सिस में जब कैमरा अपने स्टैटिक रहता है, एक जगह स्थिर रहता है, तब भी वो बहुत मूवमेंट करता है। जूम इन जूम आउट तो करता ही करता है। उसके बाद वो पैन राइट पैन लेफ्ट, टिल्ट अप टिल्ट डाउन, पता नहीं क्या क्या करता है। और आजकल तो एक एक गिमिक्री मूवमेंट आने लगे हैं। तो ये क्या कर रहा है, वो जगह का तो खेल है ना। वो कौन सी जगह ले रहा है, कैमरे का लेंस किस जगह कवर कर रहा है, ठीक। अब कभी कभी कैमरा मूवमेंट में होता है, वो ट्रॉली में मूव करता है, और या फिर वो क्रेन में मूव करता है। अब तो ड्रोन कैमरा आ गए, तरह तरह के मूवमेंट हो रहे हैं। और कभी कभी एक से एक मतलब एडवेंचरस शॉट होते हैं, कैमरामैन अपने पेट में बात कर कंधे में रखकर दौड़ता है ऑब्जेक्ट या एक्टर के पीछे, लेकिन वो जगह ही तो कवर कर रहा होता है भाई, स्पेस होता है ना वो। बस सिर्फ ये है कि कैमरे में स्पेस, कैमरा जो है दर्शक की आंख है, दर्शक की आंख जगह बदलती चली जा सकती है, लेकिन स्टेज में जगह नहीं बदलती, क्योंकि दर्शक एक जगह बैठा रहता है ना। तो उसके हिसाब से जगह वो जो और एरिया, एक निश्चित एरिया में परफॉर्मेंस हो रही है, लेकिन जगह तो है। तो ये मैं इतनी जो अजीब सी अनर्गल सी लगने वाली बात कर रहा हूँ ना, इसलिए कर रहा हूँ कि इस जगह का कलात्मक व्याकरण होता है, कलात्मक सृजनात्मक महत्व होता है, और उसकी वैज्ञानिक समझ के साथ उसमें पकड़ बनानी पड़ती है। और ये जगह केवल लंबाई चौड़ाई नहीं होती है स्टेज की, ये आयतन होता है ना। ये हवा जो पूरा पूरा स्पेस है, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, लैटरल, डायगोनल, यानी घन है या क्यूबॉइड है, वो पूरी जगह है। क्योंकि एक्टर जो है हॉरिजॉन्टल नहीं होता, सरफेस नहीं होता। हम लोग सरफेस को जगह मत मानिए, केवल सरफेस को, 3 डायमेंशनल है, 3 आयामी है वो, है ना। उसमें सब कुछ आगे पीछे दाएं बाएं नीचे, है ना। तो उस पूरे में एक्टर होता है, एक्टर स्पेस कवर करता है एज पर द मूड। वो तो खैर अभी इतनी बड़ी बात मुझे नहीं करनी चाहिए, वो तो एक एक करके आएंगे, ठीक है। दूसरी बात क्या है, टाइम। वो यहाँ भी है, स्टेज में भी, वहाँ भी है। कहते हैं ना, ये डायलॉग थोड़ा जल्दी बोल दो, ये इसमें टेम्परामेंट ज़्यादा है, इसको थोड़ा जल्दी बोलो, यानी टाइम डिज़ाइन किया जा रहा है, मूड को टाइम में डिजाइन। नहीं यार, ये जल्दी बोलोगे तो थोड़ा सा वो ऐसा लगेगा, इसको थोड़ा सा पेस कम कर दो, कि क्या हो रहा है, थोड़ा सा इसको थोड़ा सा स्ट्रेच करो, ये क्या हो रहा है। टाइम में डिज़ाइन हो रहा है। और ये चीज़, टाइम तो कैमरे के आगे भी वही फैक्टर है और स्टेज में भी वही फैक्टर। इस पे इसकी जो है डेफिनेशन बदल जाती है, क्योंकि स्टेज का जो स्पेस स्टैटिक है, वहाँ कैमरा मूव करता है,
ठीक है ना। इसलिए उसकी डेफिनेशन, उसका इम्पोर्टेंस या उसका इम्पैक्ट फ्रेम दर फ्रेम बदल सकता, बदल भी सकता है, नहीं भी बदल सकता है, ठीक है। क्यों, कैमरा मूवमेंट में होगा, एक्टर मूवमेंट में होगा, तो कैमरा भी मूवमेंट में होगा, ठीक है ना। और यहाँ एक्टर मूवमेंट में भी होगा तो भी उसी पर्टिकुलर स्पेस में होगा, और दर्शक एक जगह स्टैटिक होगा, ठीक है ना। अब आप बात समझिए, टाइम एंड स्पेस की अजीब सी बात मैं क्यों कर रहा हूँ, ये बड़ी बारीक बात है, और जिनको इनकी विज्ञानमय कलात्मक समझ आ जाती है, वो डायरेक्टर भी महान हो जाता है, वो एक्टर भी महान हो जाता है, और वो दर्शक भी जो है भरपूर चरम आनंद ले लेता है, क्योंकि उसको बहुत उत्कृष्ट प्रभाव में मिलता है अभिव्यक्ति का, ठीक है। आज हम बात यहाँ पर समाप्त करते हैं।